नमस्कार दोस्तों, KMD क्लासेस बाय KR चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, गणित की प्रश्नावली के अगले क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे शब्दावली जिन पर सीधे सीधे प्रश्न उठकर परीक्षाओं में आते हैं और वो वर्ड्स हमें कंफ्यूज करते हैं कि इन वर्ड्स का आखिरकार मतलब क्या होता है। तो इसी क्रम में आज हम जो क्लास लेने जा रहे हैं दोस्तों, उसमें कुछ वर्ड्स पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो वर्ड है दोस्तों हमारा, वो वर्ड है हमारे पास, देखिए, योज्य। योज्य तत्समक। दोस्तों, सबसे पहला वर्ड है योज्य तत्समक। जैसा कि आप इस शब्द को देख रहे हैं, योज्य तत्समक शब्द की जगह यहां पर जो वर्ड हम यूज कर सकते हैं वो है योग तत्समक। योग तत्समक। इस पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों? परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न जो संख्या दी गई है उसका योज्य तत्समक या योग तत्समक ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए एग्जाम्पल ये है कि आपको कहा गया है कि 25 का योज्य तत्समक क्या है। योज्य तत्समक क्या है या क्या होगा, ऐसे हमें प्रश्न दिया गया है। 25 का योज्य तत्समक क्या होगा? दोस्तों, आंसर हम निकालें इससे पहले हम इस बात पर चर्चा करें कि आखिरकार योज्य तत्समक जो शब्द है इससे तात्पर्य क्या है। दोस्तों, योज्य शब्द जैसा कि आप देख रहे हैं योग से बना है और योग के बाद में जो वर्ड आया है आगे दोस्तों वो है तत्समक। तत्समक का जो अर्थ होता है दोस्तों, तत् शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, देखिए तत्, और तत् का जो अर्थ है वो है उसी के। उसी के, और इसमें आगे जो वर्ड है दोस्तों वो है समक, और समक शब्द से दोस्तों आप यहां अर्थ लगा सकते हैं समान। क्या अर्थ लगा सकते हैं दोस्तों? समान। तो दोस्तों, तत्समक शब्द का जो अर्थ हुआ वो हुआ उसी के समान। ये इसका अर्थ हुआ दोस्तों। आप अच्छे से देख रहे हैं कि तत्समक यानी उसी के समान जो हमें निकालना है वो किस में निकालना है? योज्य में निकालना है दोस्तों। और योज्य का अर्थ अभी आपको बताया गया कि योज्य का अर्थ योग होता है, अर्थात किसी भी संख्या का हमें योग तत्समक या योज्य तत्समक निकालना है। अब तत्समक का अर्थ है उसी के समान, अर्थात देखिए 25 का योज्य तत्समक क्या होगा दोस्तों? योज्य यानी इस 25 में किसी संख्या का क्या किया जाए? योग किया जाए। ठीक है दोस्तों। और योग करने के बाद तत्समक यानी उसी के समान संख्या प्राप्त हो। उसी के समान संख्या प्राप्त हो तो हम जो चीज योग कर रहे हैं, हम जो चीज जोड़ रहे हैं दोस्तों, वो संख्या होगी योज्य या योग तत्समक। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का तात्पर्य क्या हुआ? 25 का योज्य तत्समक क्या होगा? इस प्रश्न को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं दोस्तों कि 25 का, जब 25 का योज्य तत्समक का मतलब है कि 25 में हम कुछ योग करेंगे और फिर संख्या जो है हमारे पास जो आएगी वो उसी के समान आनी चाहिए। ठीक है, तो हम 25 में ही जोड़ रहे हैं कुछ। देखिए 25 में हमने योग किया किसी संख्या का और उसका जो परिणाम आया उसी के समान आया, यानी जिस संख्या में हम कुछ जोड़ रहे हैं वो ही परिणाम आ जाए, अर्थात 25 ही परिणाम हो।
तो दोस्तों जो संख्या हम जोड़ रहे हैं उसको हम कहेंगे योज्य तत्समक। अर्थात एक परिभाषा इसकी आप ये याद रख सकते हैं कि योज्य तत्समक वह संख्या है जिसको आप किसी भी संख्या में जोड़ें तो वही संख्या प्राप्त हो जो संख्या हमारे पास थी। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। मान के चलिए इस 25 में मैं कुछ जोड़ता हूं और आंसर आता है 25, तो बताइए मैंने क्या जोड़ा? क्या मैंने 1 जोड़ा? नहीं, क्योंकि 25 और 1 26 होता है दोस्तों। क्या मैंने 2 जोड़ा? नहीं, क्योंकि 25 और 2 27 होते हैं। तत्समक यानी उसी के समान संख्या आनी चाहिए। 25 में कुछ जोड़ रहे हैं तो 25 ही आना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि योज्य तत्समक प्राप्त करने के लिए हम शून्य का इस्तेमाल करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि किसी भी संख्या में, जैसे मैंने मान लीजिए यहां 4 लिया और इसमें मैं क्या जोड़ूं कि 4 आ जाए, तो दोस्तों केवल 0 ही जुड़ेगा इसमें। इसलिए हम जब किसी संख्या में कोई संख्या जोड़ रहे हैं फिर भी वही संख्या प्राप्त हो रही है जो पहले हमारे पास थी, तो वो जो संख्या हम जोड़ रहे हैं वो योज्य तत्समक संख्या है। हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि जब योग किया जाता है, योग करते समय क्या जोड़ेंगे हम? शून्य जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। 4 में 0 जोड़ा, 4 आ गई। 25 में 0 जोड़ा, 25 आ गई। तो 0 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है दोस्तों। और हम 0 को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। जोड़ने का तात्पर्य योग होता है दोस्तों। तो योग और तत्समक यानी उसी के समान संख्या। तो किसी भी संख्या का योज्य तत्समक ज्ञात करने के लिए क्या जुड़ता है? 0। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं दोस्तों कि हम ये कह सकते हैं, निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि किसी भी संख्या का, ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी संख्या का योज्य तत्समक कौन सी संख्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। ध्यान देना, आप समझ गए होंगे। अब इसके ऊपर आप पर जैसे मान लीजिए प्रश्न किए जाएं, आपसे कहा जाए कि 5 का योज्य तत्समक, 5 का योज्य तत्समक, 5 का योज्य तत्समक क्या है? 5 का योज्य तत्समक क्या है? ये प्रश्न आए तो योज्य तत्समक यानी ऐसी संख्या हम 5 में जोड़ें कि तत्समक यानी उसी के समान संख्या प्राप्त हो। तो हम 5 में क्या जोड़ें दोस्तों यहाँ पे कि हमें 5 ही प्राप्त हो, तो क्या होगा? 0 जुड़ेगा दोस्तों। तो हर संख्या के लिए योज्य तत्समक जो होता है वो 0 होता है। हमने इसको लिख दिया है, देखिए, किसी भी संख्या का योज्य तत्समक 0 होता है। यानी 0 को आप किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी और वही संख्या यानी तत्समक उसी के समान संख्या प्राप्त होगी। तो याद रखने की बात है दोस्तों, योज्य तत्समक यानी योग करते समय वही संख्या कब प्राप्त होगी? जब हम क्या योग करेंगे? 0 को योग करेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे आपसे पूछे 3 का योज्य तत्समक यानी 3 में क्या जोड़ें कि 3 आए, तो दोस्तों 3 का योज्य तत्समक है 0। ठीक है, 6 का योज्य तत्समक, 6 में क्या जोड़ें कि रिजल्ट वापस 6 ही आए, तो 6 का योज्य तत्समक है दोस्तों 0, यानी 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6। अर्थात फाइनल बात ये हुई, अंक कोई सा भी हो, योज्य तत्समक हमेशा 0 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला वर्ड है हमारा योज्य तत्समक। और योज्य तत्समक पर आधारित प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है परीक्षा में कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है या निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मान लीजिए पहला कथन अगर मैं कहूं कि किसी भी संख्या के लिए योज्य तत्समक का मान 0 होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है।
इसीलिए योज्य का मतलब योग करने पर वही संख्या प्राप्त हो तो तत्समक। तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी जो पहले हमारे पास थी। तो मैं एक निष्कर्ष यहां डाल दूं कि योज्य तत्समक का मान हमेशा शून्य होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि आप शून्य जोड़ेंगे तभी वही संख्या प्राप्त होगी जो हमारे पास थी। जैसे देखिए 95 में 0 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हुई 95, यानी वही संख्या प्राप्त हुई। तो हमने क्या जोड़ा 0, इसका योग किया, और तत्समक यानी वही संख्या प्राप्त हो गई तो योग किसका किया 0 का, तो 0 क्या होगा योग यानी योज्य तत्समक। ठीक है दोस्तों, ये पहला शब्द था अपना आज का योज्य तत्समक। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, और कोई भी समस्या अगर आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही लाभदायक होने वाला है। प्रत्येक क्लास जो है दूसरी क्लास से अपडेटेड और अपग्रेडेड क्लास है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से एक भी प्रश्न आपका, एक भी शंका आपकी नहीं छूटेगी दोस्तों। इसीलिए अलर्ट रहिए, नोटिफिकेशन जारी करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ही आता है नोट्स बनाइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसके बाद पहले शब्द योज्य तत्समक के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा शब्द हम ले सकते हैं दोस्तों गुणन तत्समक। गुणन तत्समक। अब तत्समक शब्द का अर्थ आप समझ चुके हैं। तत्समक यानी उसी के समान, जो हमें संख्या दी है उसी के समान। अब आप योज्य तत्समक यानी जोड़ते समय वही कब आएगी जब 0 जोड़ेंगे। अब इसमें तत्समक किसमें पूछा है दोस्तों, गुणन का तात्पर्य है गुणा। अगर किसी संख्या को हम गुणा करें और वही संख्या प्राप्त हो जाए जो पहले हमारे पास थी, तो जिस संख्या से हम गुणा कर रहे हैं वो गुणन तत्समक संख्या होगी दोस्तों। जैसे देखिए गुणन तत्समक यानी गुणा करें और वही संख्याएं हमारे पास जो थी। एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैंने 5 को किसी संख्या से गुणा किया और 5 ही आया। पहले जोड़ की बात थी, अब गुणा की बात है। अगर बात जोड़ की हो दोस्तों तो योज्य तत्समक, और बात गुणा की हो दोस्तों तो गुणन तत्समक। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि मैं अगर 10 को किसी संख्या से गुणा करूं और उसी के समान संख्या है यानी 10 ही आ जाए। अगर मैं 9 को किसी संख्या से गुणा करूं और 9 ही आ जाए, तो देखिए सेम वही चीज आ रही है। यहां भी 5 आया, 5 इधर आ गया। 10 को किसी से गुणा किया 10 ही आया, 9 को किसी संख्या से गुणा किया 9 ही आया। तो हम ये चीज क्लियरली समझ पा रहे हैं कि जब योज्य तत्समक में तो मान हमेशा शून्य होता था, और यहां पर अगर हम शून्य ले लें, 5 को 0 से गुणा किया तो वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। इसीलिए 0 गुणन तत्समक नहीं होता, 0 केवल योज्य तत्समक होता है। तो गुणन तत्समक में सेम वही चीज लाने के लिए केवल और केवल आपको 1 से गुणा करना पड़ेगा। 5 एकम 5, 10 एकम 10, 9 एकम 9। तो दोस्तों ये 1 जो है वह संख्या है जिसको दी गई संख्या से आप गुणा करेंगे तो वो दी गई संख्या ही आएगी। देखिए 10 एकम 10, यहां भी 1 से, यहां भी 1 से। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ दोस्तों कि गुणन तत्समक का मान अगर आपसे पूछ ले तो क्या लिखेंगे आप, किसी भी, निष्कर्ष यह है दोस्तों, किसी भी संख्या के लिए गुणन तत्समक का मान हमेशा 1 होता है। बताइए होता है कि नहीं होता है। गुणन तत्समक यानी किसी संख्या को गुणा करें किसी संख्या से और वो तत्समक यानी उसी के समान संख्या आ जाए, तो ऐसा केवल 1 में ही पॉसिबल है, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी जो हमारे पास है। ठीक है, तो यहां तक दोनों शब्द याद रखें दोस्तों। योज्य तत्समक यानी जोड़ने पर वही संख्या है। तो क्या जोड़ने पर, 2 में क्या जोड़ें कि 2 आए 0, 10 में क्या जोड़ें कि 10 आए 0,
15 में क्या जोड़ेंगे, 15 है 0, तो योज्य तत्समक है 0। और किस संख्या को किससे गुणा करें कि वही संख्या आ जाए जो हमारे पास दी हुई है। जैसे 5 दी है तो 5 आ जाए, तो 1 से, ये बात है गुणा की, इसीलिए तत्समक का जो मान होगा वो होगा गुणन तत्समक। अब यहां गुणा कर रहे हैं तो गुणन तत्समक, पीछे हम जोड़ रहे थे तो योज्य तत्समक। तो किसी भी संख्या के लिए गुणन तत्समक का मान हमेशा 1 होता है। अब गुणन तत्समक की परिभाषा क्या हुई? गुणन तत्समक की परिभाषा हुई कि जब किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा किया जाता है और फिर गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो जिससे हमने गुणा किया है वो है आपका गुणन तत्समक। यानी गुणा करने पर भी तत् यानी उसी के, समक यानी समान संख्या प्राप्त हुई है। तो योज्य तत्समक 0, गुणन तत्समक 1 सभी संख्याओं के लिए। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे पास है एक वर्ड, नया वाला वर्ड, तीसरा वर्ड। आज हम शब्दावली पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो तीसरा वर्ड है क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता, ध्यान से देखिए दोस्तों, क्रम विनिमेयता। कहने का तात्पर्य क्रम विनिमेयता का मतलब है क्रम को बदल दे। ठीक है ना? क्रम बदलने पर भी मान न बदले, मान न बदले, अगर ऐसा है तो वो है क्रम विनिमय। क्या है दोस्तों? क्रम विनिमय। क्रम बदल दिया हमने संख्याओं का, फिर भी मान नहीं बदले, तो वो क्रिया कहलाएगी, वो संख्याएं कहलाएगी आपस में क्रम विनिमय। जैसे एक उदाहरण से समझो, क्रम बदलने पर भी मान न बदले, तो हम कहेंगे कि ये क्रम विनिमयता का गुण इन संख्याओं में है। मैं यहां देखिए, एक तो हम योग की बात करते हैं, ठीक है, योग के बाद में हम यहां गुणा की बात करते हैं, और गुणा के बाद में हम चारों संक्रियाओं की बात कर लेते हैं कि क्रम विनिमयता क्या होती है। योग हो गया, गुणा हो गया, यहां पर हम ले लेते हैं व्यवकलन। दोस्तों व्यवकलन का अर्थ होता है बाकी दोस्तों। और एक हम ले लेते हैं विभाजन, और विभाजन का अर्थ आप समझ रहे हैं दोस्तों कि हमें भाग देना होता है संख्याओं में आपस में। तो क्रम विनिमय का तात्पर्य क्या है, इसको आप समझें दोस्तों। मैं एक एक करके समझाता हूं। योग में क्रम विनिमय होना, गुणा में क्रम विनिमय होना, व्यवकलन में क्रम विनिमयता, विभाजन में क्रम विनिमयता, जोड़ बाकी गुणा भाग। इसमें देखिए, कोई संख्या क्रम विनिमयता रखती है या नहीं रखती है। क्रम विनियमितता यानी क्रम में नियमितता का होना जरूरी नहीं है, तब वो संख्या कहलाएगी क्रम विनिमयता। देखिए, मान के चलो मैंने 3 और 2 को जोड़ा तो आंसर कितना आएगा? 5। अब मैं यहां कहूं कि 3 में 2 मत जोड़ो, आप इसको पहले लिखो, 2 में 3 जोड़ो, तो बताओ क्या उत्तर बदलेगा आपका? ज्यादा आएगा या कम आएगा या वही आएगा? हमने संख्याओं का क्रम बदला, पहले 3 और 2 जोड़ रहे थे, अब 2 और 3 जोड़ रहे थे, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना रिजल्ट वही आया। यानी क्रम बदलने पर भी मान न बदले तो क्रम विनिमेयता होती है। ध्यान रखना दोस्तों, क्रम विनिमेयता होती है। यानी क्रम बदलने पर भी मान न बदले तो क्रम विनिमेयता होती है, और क्रम बदलने पर मान बदल जाए तो क्रम विनिमेयता नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए हमने ये 2 एग्जाम्पल यहां लिए, एक और ले सकते हैं हम। यहां पर केवल योग का ही लेंगे, गुणा की बात गुणा में करेंगे, बाकी की बात बाकी वाले सेक्शन में, और भाग की बात भाग वाले सेक्शन में करेंगे दोस्तों। ठीक है ना? हाँ, ओके। देखिए, हमने कहा कि आप 50 में 30 जोड़िए, तो बताइए कितना आएगा? 80 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं कह रहा हूं कि 50 में 30 मत जोड़िए, आप 30 में 50 जोड़िए, फिर कितना आएगा बताइए? ज्यादा या कम? नहीं दोस्तों, वही आएगा जो पहले आया था। तो देखिए, इसको बोलते हैं क्रम विनिमयता। यहां पर 50 पहले नंबर पे थी,
30 दूसरे नंबर पे थी, लेकिन हमने दूसरे जब इसको क्रम को बदला तो 30 पहले नंबर पे आ गई और 50 दूसरे नंबर पे आ गई, और फिर इसको जोड़ा 80, इसको जोड़ा 80, अर्थात संख्याओं के क्रम बदलने पर भी मान नहीं बदल रहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं? जोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो संख्याएं, या हम इन संख्याओं को पहले पढ़ चुके हैं कि ये समस्त संख्याएं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, वो क्या होती है? पूर्णांक होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि समस्त पूर्णांक योग की अगर हम बात करें तो योग में क्रम विनिमय होती है। क्या कहेंगे? क्रम विनिमय होती है। क्यों? क्योंकि 3 में 2 जोड़ो या 2 में 3 जोड़ो, एक ही बात है। इसीलिए हम कहेंगे कि समस्त पूर्णांक जो हैं, समस्त संख्याएं जो हैं, योग में क्रम विनिमय होती है। क्यों होती है? क्रम बदलने पर भी मान न बदले तो क्रम विनिमयता होती है। ठीक है दोस्तों, अब ये योग के बाद में हम बात करें गुणा की। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने 2 को गुणा किया 3 से, तो बताइए कितना आया? 6। अब मैं कह रहा हूं कि 2 को 3 से मत करो, आप 3 को 2 से गुणा करो। ठीक है, तो फिर कितना मान आएगा? बताइए 6 आया कि नहीं आया? तो यहां पर 2 पहले था 3 बाद में था, फिर भी 6 आया। यहां पर 3 पहले आ गया 2 बाद में गया, फिर भी 6 आया। यानी हमने संख्याओं का क्रम बदला, और क्रम बदलने पर भी मान न बदले तो हम कहेंगे कि संख्याएं क्रम विनिमय है। तो देखिए और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपने 5 को गुणा किया है 7 से, तो कितना आएगा? 5 सत्ते 35, 35 आएगा दोस्तों। फिर मैं कह रहा हूं 5 को 7 से गुणा मत कीजिए दोस्तों, 7 को 5 से गुणा कीजिए, तो फिर कितना आएगा? 5 सत्ते 35 या 7 पंजे 35, बात तो एक ही है दोस्तों। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमने संख्याओं के क्रम को बदला, फिर भी मान वही आ रहा है जो पहले आ रहा था। तो इसमें क्या है दोस्तों? क्रम विनिमयता का गुण है। तो हमने 2 चीजें पढ़ी, योग में आप कहेंगे क्रम विनिमयता होती है, गुणा में आप क्या कहेंगे? क्रम विनिमयता होती है। ठीक है दोस्तों, तो योग और गुणा में संख्याएं क्रम विनिमय होती है, समस्त पूर्णांक क्रम विनिमय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि क्रम बदल दो और जोड़ दो, 10 में 5 जोड़ेंगे तो भी 15, 5 में 10 जोड़ेंगे तो भी 15। तो क्रम विनिमय योग में भी है। गुणा की अगर बात करें तो 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 35, 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35। यानी योग और गुणा में संख्याएं क्रम विनिमय है, क्रम बदलने पर भी मान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो किस किस में क्रम विनिमय हुई? योग में भी क्रम विनिमय यस होती है, गुणा में क्रम विनिमय यस होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बाकी की बात करते हैं कि जब हम घटाते हैं 2 पूर्णांकों को, तो क्या घटाने में भी संख्याएं क्रम विनिमय होती है? क्रम विनिमय होने के लिए दोस्तों मान नहीं बदलना चाहिए, मान न बदले। उदाहरण लीजिए दोस्तों, अब उदाहरण बाकी का लेंगे, व्यवकलन का। जैसे देखिए 7 में से हमने घटाया 5 घटाया दोस्तों, तो 7 यहां धन प्लस की है अगर कुछ भी चिन्ह नहीं है तो, और 5 यहां माइनस के हैं। 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे दोस्तों। अब इन घटाने वाली संख्याओं का अगर मैं क्रम बदल दूं और फिर भी मान वही रहे दोस्तों, तो फिर वो क्रम विनिमय होगी। अगर मान वही रहे तो क्रम विनिमय, वो नहीं रहे पहले वाला मान, तो संख्याएं क्रम विनिमय नहीं है। किसमें? बाकी में। अब देखिए 7 में से 5 घटाया तो 2। अब मैं कह रहा हूं 7 में से 5 मत घटाइए, आप 5 में से 7 घटाइए। अब देखिए दोस्तों 5 यहां प्लस की है, 7 यहां माइनस की है। अब 5 में से 7 घटते नहीं है, तो कितने ज्यादा है? ये 2 ज्यादा है। तो 2 तो आएगा दोस्तों आपका, लेकिन 2 किसका आएगा? माइनस का। तो देखिए पहले 7 में से 5 घटाया तो प्लस के 2 आए, अब 5 में से 7 घटा रहे हैं तो माइनस के 2 आए। तो मान तो बदल गया दोस्तों, मान तो बदल गया। 2 और -2 एक ही चीज थोड़ी है, अलग अलग है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो 2 संख्याएं हैं वो बाकी में अर्थात व्यवकलन में क्रम विनिमय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका मान बदल गया है। तो बाकी में कोई भी पूर्णांक क्रम विनिमय होते हैं कि नहीं होते? तो आपका उत्तर रहेगा 9। जैसे 2 में 3 जोड़ा 5, 3 में 2 जोड़ा 5, तो योग में तो क्रम विनिमय है।
हमने 3 को 2 से गुणा किया 6, 2 को 3 से गुणा किया 6, क्रम बदल दिया देखो, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर भी मान वही आ रहा है। तो योग और गुणा में संख्याएं क्रम विनिमय होती है, लेकिन बाकी की जब दोस्तों हम बात करेंगे 7 में से 5 घटाया 2, अब 5 को इधर लिखा 7 को इधर लिखा, क्रम बदल दिया, 5 में से 7 घटाएंगे तो माइनस के 2 आएंगे, अर्थात क्रम विनिमय का मतलब है क्रम बदलने पर भी मान न बदले, तो क्रम विनिमयता होती है। लेकिन यह तो मान बदल गया दोस्तों, तो यहां पर हम कहेंगे कि दो पूर्णांक जो हैं बाकी करते समय क्रम विनिमयता का पालन नहीं करते, नो करेंगे हम। कोई भी दो पूर्णांक घटाते समय, व्यवकलन करते समय क्रम विनिमयता का पालन नहीं करते। ठीक है, भाग में आइए दोस्तों। मैंने कहा कि 16 में भाग दीजिए 4 का। ठीक है दोस्तों, तो 16 में 4 का जब भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 4। अब क्रम बदलिए, विनिमयता है कि नहीं है, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो 16 में हम 4 का भाग दे रहे थे, अब 4 में भाग देंगे हम 16 का। तो दोस्तों देखिए, पहले वाली कंडीशन और दूसरी वाली कंडीशन को समझें। पहले वाली कंडीशन क्या है, 16 में भाग दे रहे हैं 4 का, यानी देखिए 16 में भाग दे रहे हैं 4 का, तो कितने बार गया, 4 बार। ठीक है दोस्तों, तो आंसर कितना आया, 4। अब दूसरी वाली कंडीशन को देखिए, 4 में भाग देना है 16 का, यानी 4 में भाग देना है 16 का। बताओ कहां से जाएगा। और फिर इसको समझने के लिए भाग कैसे दे सकते हैं आप, दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी भाग दे सकते हैं आप। देखिए 16 में भाग दीजिए 4 का, इसको कैसे समझ सकते हैं आप, इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए मैंने कहा नंबर 1, 16 में भाग दीजिए 4 का, भाग वाली संख्या बटे में आ जाती है, तो बताइए कितना आया, 4 आया। अब मैं कह रहा हूं क्रम को बदलिए, पहले आपने 16 में 4 का भाग दिया था, अब 4 में 16 का भाग दीजिए, क्रम बदल गया। तो फिर वैल्यू अगर सेम आएगी तो क्रम विनिमयता होती है, और सेम नहीं आई दोस्तों तो क्रम विनिमयता नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर आपने भाग दिया 4 एकम 4, 4 चौके 16, यहां पर वैल्यू आई 1/4 और पहले वैल्यू आई 4। बताइए मान बदल गया दोस्तों। इसीलिए हम ये कहेंगे कि कोई भी दो संख्याएं जो है भाग देते समय क्रम विनिमयता का पालन करती है कि नहीं करती, तो आप कहेंगे नहीं करती। तो अब अपना क्लियर कट जो एक सेंटेंस होगा वो ये होगा कि कोई भी जो पूर्णांक है वो योग में, ठीक है, और गुणा में क्रम विनिमय होते हैं, लेकिन वो ही पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक बाकी या विभाजन में क्रम विनिमय नहीं होते। क्रम विनिमय मतलब दोस्तों क्रम को बदल दो, चाहे जोड़ चाहे गुणा, बाकी भाग कुछ भी हो, मान सेम आना चाहिए तो क्रम विनिमय है, नहीं तो नहीं है। तो क्रम विनिमयता किस में पाई जाएगी, केवल जोड़ में और गुणा में क्रम विनिमयता पाई जाएगी, बाकी और भाग में क्रम विनिमयता नहीं पाई जाएगी। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों चौथा पॉइंट है अपना आज का, हम कुछ मुख्य पॉइंट्स, कुछ शब्दों पे चर्चा कर रहे हैं, तो इसकी कड़ी में चौथा है आपका वास्तविक संख्याएं। चौथा जो पॉइंट है अपना वो है वास्तविक संख्याएं। मान लीजिए नीचे ऑप्शन दे दिए जाएं और आपसे पूछे कि निम्न में से कौन सी संख्याएं वास्तविक है, तो वास्तविक संख्याएं। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए दोस्तों कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। हमने पिछली क्लास में डिटेल से पढ़ा था भिन्नों का छोटा या बड़ा, उससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं। तो देखिए वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स, क्या, रियल नंबर्स। तो दोस्तों रियल नंबर्स क्या होती है, इसको समझने के लिए आप एक परिभाषा जो है उसको समझ सकते हैं। परिभाषा ये है अपनी कि वास्तविक संख्याएं कौन सी है। देखिए इसमें हम लिखेंगे कि परिमेय, परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय दोनों प्रकार की जो संख्याएं हैं, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के एक जो सेट बनेगा, सेट का तात्पर्य है समुच्चय। सेट का क्या तात्पर्य है, समुच्चय। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के
समुच्चय, और समुच्चय को आप समूह भी कह सकते हैं, ग्रुप भी कह सकते हैं। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह या समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्याएं किसको कहते हैं? परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब हम अच्छे से समझ रहे हैं, पिछली क्लास में भी हमने अच्छे से समझा था कि परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या होती है जिसको अंश बटा हर में लिखा जा सके, ठीक है। और इसमें कंडीशन थी दोस्तों कि ये जो हर है ये बराबर नहीं हो जीरो के, तो वो संख्याएं आपकी दोस्तों क्या होती थी? परिमेय संख्या होती थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा 1/2 अंश बटा हर हो गया, हर का मान जीरो नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। इसको आप भिन्न भी कह सकते हैं, भिन्न है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि 3/4 ये भी परिमेय संख्या है, इसमें भी अंश बटा हर है और हर जीरो के बराबर नहीं है, तो ये परिमेय संख्याएं हो गई। और अपरिमेय, अब देखिए परिमेय संख्या का एक एग्जाम्पल हमने यहाँ 4 भी लिख दिया। मान लीजिए, क्यों लिख दिया? क्या 4 परिमेय संख्या है? सारे के सारे पूर्णांक परिमेय संख्या है। पूर्णांक की क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा था। आप जो है डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज आपको मिलेंगे, उसमें जाके अच्छे से पूर्णांक पढ़ सकते हैं। ये 4 जो है दोस्तों, ये इसीलिए भी परिमेय संख्या है कि हमने क्या कहा कि परिमेय संख्या वह है जिसको अंश बटा हर में लिख सके। तो देखिए 4 है, मान के चलिए इस 4 को मैंने 16/4 लिख दिया, तो 4 चौके कितना आएगा? 16, यही तो आएगा, 4 ही तो आएगा। तो देखो इसमें अंश भी है और हर भी है, ठीक है दोस्तों। मैंने इसको 8/2 लिख दिया, तो 2 चौके 8, इसमें अंश भी है और हर ही है, लेकिन मान तो 4 ही है ना इसका, इसलिए 4 भी परिमेय संख्या है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों? हम पढ़ रहे हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। तो देखिए दोस्तों, ये आ गई आपकी परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय। अब हम ले लेते हैं अपरिमेय। अपरिमेय और प्रमेय की जो क्लास थी अपनी, उसमें अच्छे से हमने समझा था कि अपरिमेय संख्याएं वो है जिसको p/q में नहीं लिखा जा सकता। तो दोस्तों p/q में नहीं लिखा जा सकता, तो वो पाई भी थी, ठीक है दोस्तों। और पाई पाई का जो मान है 22/7 माना जाता है, लेकिन वो लगभग बराबर है, एग्जैक्ट मान नहीं है दोस्तों उसका, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि ऐसी संख्याएं जिनका पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे √3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, √5 का पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, इसका मान अभी अपरिभाषित है, तो ये भी अपरिमेय है दोस्तों। तो देखिए ये हो गई आपकी परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, ये अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जो एक सेट बन गया संख्याओं का, ये कैसी संख्याएं हैं, तो आप इसके बारे में ये कहेंगे कि ये जो है ये वास्तविक संख्याएं हैं। क्या कहेंगे आप? वास्तविक संख्याओं का समूह है, ये आप बताएंगे। समूह बोल दीजिए या फिर समुच्चय बोल दीजिए या फिर सेट बोल दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों बताइए, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? रियल नंबर्स किसे कहते हैं? हमने देखा कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्याएं भी हो, उनका समूह हो, तो वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएगी, रियल नंबर्स कहलाएगी दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स हैं ये, और ये छोटी छोटी चीजें जो है एग्जाम में अगर हम इनको लर्न नहीं करेंगे तो हमें दिक्कत दे सकती है, इसीलिए एक एक शब्द को ध्यान से समझे। तो ये वास्तविक संख्याएं हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट जो हम समझने जा रहे हैं दोस्तों, वो है अवास्तविक संख्याएं। कौन सी? अवास्तविक संख्याएं। जैसा कि दोस्तों जो संख्याएं वास्तविक नहीं है वो अवास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। अवास्तविक संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं भी बोलते हैं दोस्तों। कौन सी संख्याएं बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं। और ऐसी संख्याएं जो वास्तव में होती ही नहीं है, उनकी केवल कल्पना की जाती है,
वो संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती है। और ध्यान रखना, अवास्तविक या काल्पनिक जो संख्याएं होंगी दोस्तों वो हमेशा ऋणात्मक होगी, माइनस की संख्याएं होंगी, ठीक है, ऋणात्मक होंगी, क्योंकि हमने इनकी कल्पना की है। तो वे सारे के सारे पूर्णांक, जो हम पूर्णांक में पढ़ते थे कि पूर्णांक धनात्मक भी है, पूर्णांक उदासीन भी है, पूर्णांक ऋणात्मक भी है, तो वो सारे के सारे उदासीन क्या कहते हैं, ऋणात्मक जो पूर्णांक है दोस्तों वो आपकी अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं हैं। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आ सकते हैं दोस्तों? देखिए मैंने लिखा यहाँ पर -3 लिखा, -5 लिखा, और रूट के अंदर भी आ जाए, मान लीजिए माइनस में √7 आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी माइनस तो आ ही रहा है, तो ये काल्पनिक संख्याएं हैं दोस्तों। कल्पना की है कि माइनस की भी संख्याएं होती है, तो अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं ऋणात्मक होंगी दोस्तों। और एक चीज आप ये बिल्कुल क्लियरली समझ लें कि जैसे हमने कहा कि √25 का मान बताइए, तो √25 का मान यानी आप इसका रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, 5 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान से समझना कि जो अवास्तविक संख्याएं होती है अर्थात काल्पनिक संख्याएं होती है, इनका रूट नहीं निकलता है। अगर आपसे यह पूछे कि √ में -25 है तो इसका मान क्या होगा, तो आप इसका -5 जो है आंसर नहीं बता सकते दोस्तों। ध्यान रखना कि ऋणात्मक जो संख्याएं होंगी इनका वर्गमूल नहीं निकलता, ठीक है दोस्तों। तो समस्त संख्याएं चाहे वो आपकी पूर्ण वर्ग हो या नहीं हो, जैसे 25 का 5 होता है तो 25 पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये माइनस है इसीलिए ये काल्पनिक होगी और इसका जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा। और -7 है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ऐसी समस्त संख्याएं जो ऋणात्मक होती है काल्पनिक संख्याएं होती है दोस्तों। अच्छे से समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं। बने रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स इससे बाहर नहीं जाने वाला है कभी भी। प्रत्येक परीक्षा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में समस्त प्रकार के टॉपिक्स उपलब्ध कराए जाएंगे, इसीलिए बी अलर्ट। तो देखिए ये हो गया अपना अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड लेते हैं दोस्तों अपन। हम केवल शब्दावली समझ रहे हैं, ये शब्दावली हमारे थ्योरी पर आधारित प्रश्नों को हल करने के काम में भी आएगी। तो देखिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती दोस्तों, पूर्ववर्ती का एक दूसरा नाम और है पूर्वग। क्या? पूर्वग संख्या, पूर्ववर्ती या पूर्वग संख्या। अब प्रश्न आ जाता है कि निम्न जो संख्या दे रखी है अपने को एक उसमें क्वेश्चन में, इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती शब्द को समझें, पूर्ववर्ती या पूर्वग, इसका पूर्वक का अर्थ है पहले आने वाली। क्या आने वाली? पहले आने वाली। ध्यान देना दोस्तों, पूर्वक का अर्थ है पहले आने वाली। और पूर्ववर्ती का अर्थ क्या है? अर्थात पूर्व यानी पहले, और इसमें आवर्ती यानी आना, पूर्व आवर्ती यानी पहले आने वाली, इसका अर्थ ही वही है। तो या तो पूर्ववर्ती लिखा हुआ आ जाए दोस्तों या पूर्वग लिखा हुआ आ जाए कि निम्न संख्या की पूर्ववर्ती या पूर्वग संख्या क्या होगी। जैसे मान लीजिए हमने यहां एक एग्जाम्पल लिखा, इसमें लिखा हमने कि जैसे 2 3 4 5 6 7 8, यहीं तक रहने दो। अब मैंने कहा कि 5 जो है इसकी पूर्ववर्ती, क्या? इसकी पूर्ववर्ती संख्या बताइए। या आपको यूं कह दे कि 5 का पूर्वग क्या है। तो देखो पूर्व का अर्थ है पहले आने वाली, पूर्वग यानी पहले आने वाली। अब मुझे बताइए 5 से पहले क्या आई है? 4। तो 5 का पूर्ववर्ती या पूर्वग कितना है दोस्तों? 4। इस प्रकार
किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती या पूर्वग वह संख्या होगी जो उससे जस्ट पहले आया है, और ध्यान रखना उस संख्या से हमेशा छोटी होगी क्योंकि वो पहले आती है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्न को यूं पूछ लिया जाता है कि देखिए कैसे, एक शब्द एक संख्या ले लीजिए आप, जैसे मैंने ले लिया, मान लीजिए 8 ले लिया, तो प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, कैसे आता है देखिए, 8 जो है हमारा, 8 के पूर्ववर्ती, 8 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती क्या है, ऐसे भी प्रश्न आ जाता है। यानी इसका 2 बार यूज हुआ है। देखिए दोस्तों, 8 के पूर्ववर्ती का, ध्यान देना, 8 का जो पूर्ववर्ती है उसका भी पूर्ववर्ती पूछा है। तो देखिए 8 का, पहले यहां से चलिए 8 के पूर्ववर्ती, तो 8 के पूर्ववर्ती का मान कितना है, 7। तो 8 के पूर्ववर्ती का यानी उसका भी पूर्ववर्ती, अब इसका भी पूर्ववर्ती क्या है दोस्तों, 6। तो आप लिखेंगे 8 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, यानी कि इसका मान आएगा दोस्तों 6। तो उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। 8 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती यानी 8 का पूर्ववर्ती 7 और 7 का पूर्ववर्ती 6। पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाला, इसका दूसरा नाम है पूर्वग। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूर्ववर्ती और पूर्वग संख्या। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि 3 का पूर्ववर्ती, तो आप बताएंगे 2। आपसे पूछा जाए 2 का पूर्ववर्ती, आप बताएंगे 1। फिर अब इसमें एक प्रश्न और बनता है दोस्तों, महत्वपूर्ण। मान के चलिए सिचुएशन आपको ये दी है, प्रश्न इस प्रकार से दिया है कि प्राकृत संख्या, ध्यान से समझना क्वेश्चन को दोस्तों, प्राकृत संख्या 1 का कोई, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ऐसे प्रश्न आ गया। अब आपको कहा गया है कि बताइए कथन सत्य है या नहीं है। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारी जो संख्याएं होती है वो होती है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 का पूर्ववर्ती क्या है, तो आपका उत्तर रहेगा कि 1 का पूर्ववर्ती है 0, क्योंकि 1 से पहले 0 आ रहा है, तो ये पूर्ववर्ती है। लेकिन दोस्तों प्रश्न की प्रकृति पर ध्यान दीजिए। प्रश्न ये कह रहा है कि आपके पास में जो संख्याएं हैं वो कौन सी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। और दोस्तों प्राकृत संख्याएं जो होती है, आपको अच्छे से पता है, प्राकृत संख्याओं को हम n से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। और ये कहां से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 और डॉट डॉट अनंत तक जाती है। अब मैंने कहा यदि मान लीजिए ये प्राकृत संख्याएं हैं, इसने खुद ने बताया है कि ये प्राकृत संख्याएं हैं, और इस प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो देखिए प्राकृत संख्याएं स्टार्ट ही 1 से होती है, तो इसका कोई पूर्ववर्ती नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। ठीक है। अगर यही संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती तो हमें पता है पूर्ण संख्याओं को W से व्यक्त करते हैं, और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाती है। अगर यहां लिखा हो कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो यह कथन गलत हो जाएगा उस स्थिति में। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है और 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है अगर पूर्ण संख्याएं हैं तो दोस्तों। इसीलिए कह रहा हूं कि प्रत्येक क्लास को गहराई से समझने की आवश्यकता है दोस्तों, ठीक है ना। हाँ तो उम्मीद करता हूं पूर्ववर्ती और पूर्वग संख्या आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना वर्ड है दोस्तों, वो पूर्ववर्ती या पूर्वग संख्या के बाद में हम ले लेते हैं परवर्ती संख्या। क्या ले लेते हैं? परवर्ती। परवर्ती
इसका दूसरा नाम भी इसी में लिखवा देता हूं, पूर्ववर्ती। इसका जो दूसरा नाम है दोस्तों परवर्ती, या इसका दूसरा नाम है अनुवर्ती। क्या नाम है दोस्तों? रिपीट कीजिए, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, और एक और नाम है इसका उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती संख्या। देखिए ध्यान से समझिए दोस्तों, अभी हमने जो पहले पढ़ा वो पूर्ववर्ती था या पूर्वग था। अब जो हमारे पास संख्या ये दोस्तों वो आई है परवर्ती, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या। और ये पूर्ववर्ती का उल्टा होती है दोस्तों। पूर्ववर्ती यानी पहले आना, परवर्ती यानी परे, परे अर्थात दूर, दूर अर्थात बाद में आना। ठीक है। और परवर्ती संख्या किसी भी संख्या से क्या होगी? बड़ी होगी। पूर्ववर्ती संख्या किसी भी संख्या से छोटी होगी क्योंकि वो पहले आती है। ठीक है दोस्तों। तो परवर्ती का अर्थ हो गया दोस्तों बाद वाली। क्या अर्थ हो गया दोस्तों? बाद वाली। ठीक है ना। और अनुवर्ती इसका अर्थ भी है बाद वाली, यानी बाद में आने वाली। उत्तर का अर्थ भी क्या है? बाद में। ठीक है ना। इसको हम पश्च भी बोल सकते हैं, पश्चवर्ती, यानी किसी संख्या के बाद में आना, पीछे आना। ठीक है दोस्तों। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि 81 का परवर्ती अंक है। अब 81 का परवर्ती यानी बाद वाली, और बाद वाली कौन सी है? 81 के बाद में क्या आता है दोस्तों? 82। तो देखिए परवर्ती जो होगा आपकी संख्या से बड़ा होगा क्योंकि ये बाद में आता है। और पूर्ववर्ती की हम पीछे हमने पढ़ा था, पूर्ववर्ती क्या होगा इसका? 80। और पूर्ववर्ती आपकी संख्या से हमेशा छोटी होगी क्योंकि वो पहले आती है। तो परवर्ती में क्या क्या याद रखेंगे? परवर्ती, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, एक ही बात है। और इसमें भी प्रश्न की कैटेगरी इस प्रकार से आ सकती है। क्या आ सकती है? देखिए 82 के परवर्ती का परवर्ती, ध्यान से देखना दोस्तों, 82 के परवर्ती का परवर्ती क्या है? ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो 82 का परवर्ती याद कीजिए, ये आ गया बाद वाला 83। अब आगे पढ़िए, 82 के परवर्ती, 82 का परवर्ती आ गया 83। इसका भी क्या करना है? परवर्ती याद करना, यानी इसका परवर्ती क्या होगा? बाद वाला क्या होगा? 84। ठीक है दोस्तों। तो 82 का परवर्ती 83 और 83 का परवर्ती 84। इसको उत्तरवर्ती भी कह सकते हैं और अनुवर्ती भी कह सकते हैं, बाद में आने वाली। और पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों को मिलाकर भी प्रश्न आ सकता है दोस्तों। कैसे आ सकता है? देखिए मान लीजिए प्रश्न ऐसे आ जाए 76 के पूर्ववर्ती के, देखिए 76 के पूर्ववर्ती के 76 के पूर्ववर्ती के पूर्ववर्ती का परवर्ती। अब देखिए दोस्तों क्या है। अब देखिए पहले में ये 76 है तो मैं यहां लिख देता हूं 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 में कुछ संख्याएं लिख लेता हूं ताकि ये समझ में आए। देखो स्टार्ट कहां से करना है आपको? 76, ये रहा आपका 76। इसके पूर्ववर्ती, अब यहीं पर रुको, इसका पूर्ववर्ती मतलब आप कहां आ गए? 75 पर। ठीक है। जो लास्ट में आएगा वही अपना आंसर है। यहां से हमने स्टार्टिंग की, यहां आ गए तो ये नंबर 1। 76 के पूर्ववर्ती आ गया 75 के पूर्ववर्ती, यानी इसका भी पूर्ववर्ती 74, ये नंबर 2 पे हम यहां आ गए। ठीक है। का परवर्ती, अब इसका परवर्ती यानी बाद वाला, तो बाद वाला वापस क्या आ गया? 75, ये 3 नंबर पे हम यहां आ गए। तो आपका आंसर होगा 75। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे? 76 के निशान लगाओ, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती लिखा हमने,
75, 76 के पूर्ववर्ती यानी 75 के पूर्ववर्ती, अब इसका भी पूर्ववर्ती यानी 74, ठीक है, का परवर्ती, परवर्ती यानी इसके बाद वाला, और 74 के बाद वाला वापस 75, ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो पूर्ववर्ती के बाद परवर्ती, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्याएं क्या होती है, ये भी, इसकी भी जानकारी हमने अच्छे से ली। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक नए शब्द पर, और उसका अर्थ है परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या। अब देखिए दोस्तों, परिपूर्ण का अर्थ जो होता है, इसको हम संपूर्ण भी कह सकते हैं कि कार्य परिपूर्ण है सब, संपूर्ण संख्या। और इसको जो हम क्या कहते हैं, जो इंग्लिश में जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम परफेक्ट नंबर। क्या लिखेंगे दोस्तों? परफेक्ट नंबर। अब होती क्या है देखिए, परिपूर्ण या परफेक्ट, परिपूर्ण या परफेक्ट जो नंबर है दोस्तों, ये क्या होती है, इस शब्द को हमें समझना है। आज केवल शब्दावली ही हम ले रहे हैं, अच्छे से समझ लेना है इन शब्दों को। तो देखिए, परिपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर, इसको आप अच्छे से समझें। इसकी मैं आपको एक लिखवा देता हूं लाइन, उससे आपको याद रह जाएगा। देखिए, वह संख्या, आप इनसे नोट्स को तैयार करें अच्छे से, और कंप्लीट जो सिलेबस है उस हिसाब से आपके पास पूरा मैटर तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? तो वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो। कितने गुना? 2 गुना हो। देखिए, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, ध्यान देना, योग, सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना, ध्यान देना, 2 गुना हो, तो वह संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? संख्या कहलाती है। देखिए क्या लिखा है, उसको आप एग्जाम्पल से समझिए। मैं एक एग्जाम्पल, छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाऊं। देखिए, हमने एक संख्या 6 ली और इसके सभी गुणनखंडों की चर्चा करते हैं। देखिए, 6 में 1 का भाग जाता है, 6 में 2 का भाग जाता है, 6 में 3 का भाग जाता है, 4 का भाग 6 में नहीं जाता है, 5 का भाग 6 में नहीं जाता है, 6 का भाग भी 6 में जाता है। हो गई खत्म, क्योंकि 6 ही तो है हमारे पास। अब देखिए, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, अब आप योग ज्ञात कीजिए इनका। देखो, 1 + 2 + 3 + 6, ये कितना आया? 1 और 2 3, 3 3 और 6, और 6 और 6 12, योग कितना आया? 12। अब देखिए, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग कितना है? 12, उस संख्या का 2 गुना हो। हमने संख्या क्या ली थी दोस्तों? 6 ली थी। क्या आपका ये जो योग आया है 12, ये इसका 2 गुना आया है? बिल्कुल आया है। तो हम ये कहेंगे कि वह संख्या परिपूर्ण संख्या है। तो ये 6 जो है आपकी, ये परफेक्ट नंबर है। कौन सी नंबर है? परफेक्ट नंबर। दोस्तों, इंग्लिश में भी, इंग्लिश वर्जन पे भी ध्यान देना इसलिए जरूरी है, कभी कभी परिपूर्ण नंबर वहां न लिख के वहां पर आपके यहाँ कंप्लीट नंबर या फिर परफेक्ट नंबर लिखा हुआ आ सकता है। परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, हिंदी में यूं लिखा हुआ आ गया, इसीलिए इंग्लिश वर्जन पे आप ध्यान देवें दोस्तों। ठीक है? तो एक एग्जाम्पल हम और ले लें। जैसे मान लीजिए हमने लिया 28। अब इसमें किस किस का भाग जाता है? देखिए, इसमें 1 का भाग जाता है, इसमें 2 का भाग जाता है, 14 दूनी 28, 3 का नहीं जाता है, 4 का भाग जाता है, इसमें 7 चौक 28, 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 7 का भाग जाता है इसमें, 7 चौक 28,
जाता है कि नहीं जाता है? और 8 का नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, 10 का नहीं जाता, 11, 12, 13 का नहीं, 14 का जाता है, 14 दूनी 28, ठीक है ना दोस्तों, 14 का भाग जाता है इसमें। तो ठीक है, 14 का भाग जाता है इसमें। और किसका भाग जाता है? अभी 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं जा रहा है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 का भाग जा रहा है इसमें। खुद का तो जाएगा ही जाएगा। अब देखिए, ये इसके गुणनखंड हो गए। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो तो वह संख्या परिपूर्ण। अब देखिए गुणनखंडों का योग कीजिए, 1, 2, 4, 7, 14 और 28। देखिए 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 14, 14 और 14 28, 28 और 28 56। कितने हो गए? योग कितना आया? 56। क्या ये योग इस संख्या का दोगुना है? बिल्कुल दोगुना है। तो 28 आपकी क्या होगी? परफेक्ट नंबर होगी दोस्तों। परफेक्ट का मतलब समझ गए? परिपूर्ण संख्या होगी। और ये बिल्कुल ध्यान रखने की बात है कि 100 अंक जो हैं 1 से 100 तक, उनके बीच में मात्र ऐसी 2 ही संख्याएं हैं, एक तो 6 और एक 28, जो परिपूर्ण संख्याओं की श्रेणी में आती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो परिपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर आप समझ गए होंगे। इसमें एक शब्द यूज हुआ है गुणनखंड। पीछे वाली क्लास में हमने गुणनखंडों के ऊपर चर्चा की थी, आप देख सकते हैं उसमें आसानी से कि गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं और गुणक क्या होते हैं। 3 शब्दों की हमने उस पर डिस्कस किया था। एक तो गुणक पे किया था, गुणक क्या होते हैं, एक किया था गुणनखंड क्या होते हैं, और एक हमने किया था अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, इन शब्दों को हमने डिटेल से उसके अंदर समझा था दोस्तों। तो आप वो जो क्लास है उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा गुणक गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। तो ये था अपना परिपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो हम शब्दावली लेने जा रहे हैं, वो लेने जा रहे हैं कि एक प्रश्न आता है परीक्षा में, वो किस प्रकार से आता है वो ऐसे आता है कि निम्न में से पैलिंड्रोम संख्या कौन सी है। तो ये एक शब्दावली है, इसको ध्यान से समझिए क्या है। देखिए पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम संख्या। देखिए पैलिंड्रोम संख्या क्या होती है, तो इसको आप सीधा सा यूं याद रखें। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लीजिए मैंने लिखा 65056, ये एक संख्या लिखी मैंने 65056। अब देखिए हम किसी संख्या को एक तो इधर से पढ़ सकते हैं और एक इधर से पढ़ सकते हैं, यानी दाईं ओर से पढ़ सकते हैं, बाईं ओर से पढ़ सकते हैं। ये है बाईं ओर, ठीक है, ये बाईं ओर है और ये है दाईं ओर। ठीक है दोस्तों, यानी वह संख्या जिसको बाईं ओर से पढ़े तो भी और दाईं ओर से पढ़े तो भी एक समान ही पढ़ने में आए। जैसे देखिए कैसे, मैंने इधर से पढ़ा 65,056, क्या पढ़ा मैंने? 65,056, ठीक है ना, या यूं पढ़ लीजिए 65,056। अब मैं दाईं ओर से पढ़ रहा हूं, देखिए 65,056, ठीक है, यूं समझ लीजिए 65,056, इधर से पढ़िए 65,056, यानी वह संख्या जो दाईं ओर से पढ़े तो भी और बाईं ओर से पढ़े तो भी समान प्राप्त हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? पैलिंड्रोम संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें, 303 या 363, इधर से पढ़ रहे हैं 363, इधर से पढ़ रहे हैं 363। तो ऐसी सभी संख्याएं जो है दोस्तों वो पैलिंड्रोम संख्याएं कहलाती है, जिनका दाईं ओर और बाईं ओर से एक समान पढ़ने में आती हो। ठीक है दोस्तों, तो ये पैलिंड्रोम संख्या था।
इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम और चर्चा करेंगे। एक प्रश्न ऐसा भी परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों कि निम्न संख्याएं, ये टॉपिक ही इसी को मान लीजिए आप किसको, निम्न संख्याएं, निम्न संख्या किसका, निम्न संख्या जो है हम यहां एग्जाम्पल ले रहे हैं वो किसका गुणक है, निम्न संख्या किसका गुणक है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ये प्रश्न आता है। तो इसको आप अच्छे से समझें कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, कैसे वैल्यू निकाली जाती है। निम्न संख्या किसका गुणक है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मान लीजिए मैंने यहां एग्जाम्पल लिखा मैंने लिखा 5 7 5 7 5 7, ये लिखा, और प्रश्न क्या है, निम्न संख्या किसका गुणक है, निम्न संख्या किसका गुणक है। तो देखिए दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ 5 7 5 7 5 7 रिपीट हो रहा है। तो ये 5 7 जो संख्या रिपीट हो रही है ये कितने बार हो रही है, देखो 1 बार 2 बार और 3 बार। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, देखिए मैं बताता हूं। 1 2 3 बार ये संख्या रिपीट हो रही है, तो 1 2 और 3 बार 1 लिख दीजिए। अब बताइए एक संख्या रिपीट हो रही, एक अंक रिपीट हो रहा है या 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, देखो इसमें 1 और 1 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, 5 7 5 7 5 7 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। तो अब हमने जो 1 1 लिखा था पहले 1 1 1, ये 3 बार क्यों लिखा है, क्योंकि 5 7 5 7 5 7 3 बार रिपीट हुआ है, तो हमने 3 बार लिख दिया 1 1 1। अब कितने अंक रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, उसमें से 1 कम कर दो, हमेशा 1 कम कर देना। 1 हो तो 2 अंक हो तो 1 कम कर देंगे, 3 है तो 1 कम कर देंगे, 4 है तो भी 1 अंक कम कर देंगे। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, यहां 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, कितने अंक, 2 अंक, उसमें से 1 घटाओ तो कितने अंक बच गए, 1 अंक बच गया। तो अब हमने जो 3 बार 1 1 लिखा था, इनके बीच में 1 1 0 लगा दो। 1 1 0 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये 1 बचा है। देखो 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, 5 7 5 7 और 5 7, तो हम क्या करेंगे 1 1 0 लगाएंगे। अब इसके इधर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, इसके इधर भी हम कुछ नहीं लिखेंगे, जो भी लिखना है बीच में लिखना है। तो हमारे पास में 2 जगह है लिखने की, एक तो ये है और एक ये है। तो 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 1 कम कर देंगे, यानी 1 बच गया, तो 1 0 यहां लगाएंगे, 1 0 यहां लगाएंगे। तो ये जो संख्या है दोस्तों आपकी, वो संख्या किसका गुणक है, 1 0 1 0 1 का गुणक है। एक उदाहरण से और समझिए, मान लीजिए ये पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए एग्जाम्पल है 5 6 7 5 6 7 5 6 7, और इसको मैं पहले भी हमने 1 2 3 बार ले लिया है, अब की बार मैं इसको 2 बार ले लेता हूं, ये 2 बार ले लिया मैंने इसको। अब प्रश्न ये है कि ये संख्या निम्न में से किसका गुणक है, गुणक कैसे ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों 5 6 7 रिपीट हो रहे हैं, तो कितने बार रिपीट हो रहे हैं, 1 और 1 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको 1 और ये 1 2 बार 1 1 लिख देना है, बीच में थोड़ी जगह खाली छोड़नी, जैसे इसमें छोड़ा था ऊपर। अब देखिए 2 बार रिपीट हो रही है, 5 6 7 5 6 7, देखो 1 बार और 1 बार 2 बार, तो हमने 2 बार 1 1 लिख दिया। अब जो भी लिखेंगे इनके बीच में लिखेंगे। तो देखो कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, ये संख्या है पूरी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो इसमें अंक है 1 2 3, 3 अंक है, तो 1 कम कर दो, कितने बच गए 2, तो 2 0 लगा दो बीच में। तो ये जो संख्या है आपकी वो इसका गुणक है 1 0 0 1 का। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल आप चाहो तो इसमें ले सकते हो समझने के लिए। मान के चलिए एग्जाम्पल लिया हमने इसमें मैंने लिखा एग्जाम्पल में 4 3 2 1, ठीक है, फिर लिखा 4 3 2 1, ये जो संख्या है किसका गुणज है। अब देखिए आपने अच्छे से देखा 4 3 2 1 4 3 2 1, यानी यहां से यहां तक की संख्या रिपीट हो रही है। तो कितने बार रिपीट हुई है, 1 और 1 2 बार, तो आप लिखेंगे किसका गुणक है ये 1 और ये 1 2 बार 1 लिख दिया, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रही है।
अब 2 बार रिपीट हो रही है तो अंकों पे ध्यान दो, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 4 3 2 1 में 1 2 3 4 अंक रिपीट हो रहे हैं इसमें और इसमें, तो 4 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो 1 कम कर दो, 3 बच गए, 3 जीरो लगा दो बीच में, ये इसका गुणक है दोस्तों। और अच्छे से इसको समझ लेना, ठीक है, और उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी आपके। अब अंत में दोस्तों हम एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे, टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो समस्त प्रकार की मैं सोच रहा हूं शायद लेंदी वीडियो हो जाएगा, यहीं तक इसको रहने देते हैं। और चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये वाला प्रश्न जो परीक्षा में आता है, इकाई का अंक ज्ञात करना। अब इसमें प्रश्न कैसे आते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, इकाई का अंक ज्ञात करना। मान के चलिए दोस्तों हमारे पास एक संख्या है, जैसे पहले नंबर पे हमने लिया इसको 673 532, और एक और कोई आप दूसरी संख्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 673 और कुछ भी ले लीजिए, 747, कुछ भी ले लीजिए। अब देखो इसको ध्यान से समझिए, प्रश्न क्या आएगा, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब ये लिखा हुआ है कि जब 673 को 532 से गुणा किया जाता है, फिर जो वैल्यू आती है उसको गुणा किया जाता है 747 से, तो फिर इकाई का अंक क्या आएगा। ये प्रश्न इस प्रकार से परीक्षाओं में आते हैं दोस्तों। या फिर दूसरा प्रश्न ऐसे भी आ सकता है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार से आए। मान लीजिए आपके पास है कि 517 की पावर 26, ऐसे पावर में भी प्रश्न आ सकता है दोस्तों। 313 की पावर 17, ठीक है ना, 517 की पावर 26, 313 की पावर 17 और 400 कुछ भी ले लीजिए, 402 की कोई भी पावर जो है वो आप ले सकते हैं, जैसे मैंने यहां ले ली 58। इसमें जब 517 की पावर 26 को और 313 की पावर 17 को और 402 की पावर 58 को गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, ये प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए कैसे हल करेंगे, यहां पर कोई घात नहीं है, यहां पे घाते हैं तो घातों की चर्चा बाद में करेंगे। देखो इसका इकाई का अंक ले लो, इसका इकाई का अंक ले लो और इसका इकाई का अंक ले लो, तो ये स्टेप होगा 3 गुणा 2 इंटू 7, तो कितना हो गया ये 3 दूनी 6 इंटू 7, कितना आया 42। इस 42 में इकाई का अंक कितना है दोस्तों, इसमें इकाई का अंक 2 है, तो आप इसमें लिखेंगे कि इकाई का अंक, इसमें इकाई अंक कितना होगा, जब इनको गुणा करेंगे तो इकाई अंक 2 होगा। क्या लिखेंगे दोस्तों, इकाई अंक 2 होगा। इस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हैं दोस्तों। अगर ऐसे ना आके घातें आ जाती है मान लीजिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी जो घात है उसको आप भाग देंगे 4 से, अच्छे से समझ लेना, 4 से भाग देंगे। तो देखो 517 की पावर 26, 26 में 4 से भाग देंगे, घात में भाग देंगे, घात में 4 से भाग, ये ध्यान रखना अगर घाते आ जाती है तो। देखिए 4 से भाग दिया, 7 चौक 28, ज्यादा हो गई 26 ही है, 6 चौके 24 और 2 बच गई, तो देखो 2 बच गई, तो यहाँ इकाई का अंक कितना है 7, तो इसको लिख दो 7 की पावर 2, ठीक है ना, इकाई से ही मतलब है अपने को, क्योंकि अंक की इकाई इकाई ज्ञात करना है। आगे चलिए 17 में 4 से भाग दीजिए, सभी में 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, यानी 1 बच गई, तो आपको क्या करना है, इस 3 की पावर 1 कर देना है, क्योंकि इकाई से ही मतलब है। फिर 58 में भाग दिया हमने 4 से, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, यानी 14 चौकू 56, 14 बार भाग गया, 2 बच गई, तो आपको क्या करना है 2 की पावर 58 कर 2 की पावर 58 में कितना बचा, 14 चौकू 56, 2 बच गई, 2 की पावर 2। 4 का भाग देने पर जो पावर बच जाती है वो पावर ऊपर लगा देंगे इकाई के अंक पर, ठीक है दोस्तों। और ध्यान देना, यदि 4 का भाग पूरा पूरा चल गया, मान लीजिए यहां पर ऐसी संख्या आ जाए जिसमें पूरा पूरा भाग चले जाए 4 का, तो फिर आपको घात 0 नहीं लेनी है, जब पूरा पूरा भाग जा रहा है तो घात लेनी है आपको 4। अगर मान लीजिए यहां पर 60 होता तो 4 का भाग गया 15 बार, 15 चौके 60, 0 बच गया, तो 0, 2 की घात 0 नहीं लेनी है, फिर 2 की घात 4 लेनी है, जब पूरी पूरी बार भाग जाए तो घात 4 लेनी है, ठीक है।
अब इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7, 3 की घात 1 है तो 3, 2 की घात 2 है तो 2 गुणा 2, इसका निकाल दीजिए दोस्तों। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 स्थान 84, ठीक है ना। और यह आ गया 7 इंटू 84, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया। देखो 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। अब कितना बच गया आपका 7, 7 इंटू 84। अब 84 में इकाई का अंक कितना है 4, तो 7 से गुणा होगा, 7 चौक 28, तो इकाई का अंक कितना आया 8। तो इसमें जो इकाई का अंक होगा दोस्तों, इकाई अंक वो आएगा 8 गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, ये कुछ वर्ड्स थे और ये परीक्षा में इनके ऊपर फोकस रहता है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर मिलेंगे और तब तक के लिए उम्मीद करता हूं आप बड़े जोश उमंग के साथ अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर आप करते ही हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।